From today onwards, we will discuss about the glaucoma module and we'll see what are the questions, what are the important topics that are there in your ICU exam repeatedly asked. ठीक है. तो first we'll discuss about the glaucoma part 1 in which we'll see anatomy, physiology and some studies वाला part of this glaucoma. Then we'll move to the next other part of this glaucoma. ठीक है. तो देखो, ग्लोकोमा में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट विल सी. तो ये आपके टॉपिक्स हैं मैक्सिमम जो जिन पे बार बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. किसी पे 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी पे 1 क्वेश्चन, किसी में अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है. एक एनाटमी, 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि उससे रिलेटेड, ट्रेबेकुलर मेसवर्क से रिलेटेड, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें. बाकी जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने वही इंक्लूड किए हैं इसमें. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा. इसमें रिस्क फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. इसमें लगभग हर आईसीयू एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? टोटल जो ग्लोकोमा वाला मॉड्यूल है, ग्लोकोमा 20 क्वेश्चंस रहते हैं. मोस्टली 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सॉरी, एक मिनट, सॉरी गाइस. ओके. जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्टली 141 से लेके 160 तक रहते हैं आईसीयू एग्जाम में. मोस्टली अभी तक लास्ट ईयर, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, लास्ट 10 ईयर के, तो उसमें 141 से लेके 160 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं. इसमें ग्लोकोमा के 20 क्वेश्चंस रहते हैं. अब देखो, ऑप्टिक नर्व हेड 2 to 3 क्वेश्चंस, विजुअल फील्ड से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक. अगर हम लास्ट 10 ईयर को एनालाइज करें तो इसमें भी लगभग विजुअल फील्ड पे 2 to 3 क्वेश्चंस हर आईसीयू एग्जाम में पूछे जाते हैं. 2 to 3 क्वेश्चंस लगभग हर आईसीयू एग्जाम में पूछे जाते हैं. इसमें लास्ट ईयर एग्जाम में भी, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट आईसीयू एग्जाम जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फॉल्स नेगेटिव एरर जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है. तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विजुअल फील्ड, हम फ्री विजुअल फील्ड में डिफरेंट टाइप के जो रीडिंग है, चार्ट के रीडिंग है, डिफरेंट टाइप की इंटरप्रिटेशन है, उसको हम कैसे रीड करते हैं और क्या उनका इंटरप्रिटेशन होता है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल. ठीक है. उसके बाद नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा. इसमें इस टॉपिक से हर अल्टरनेट ऑस्की में एक क्वेश्चन होता है. ठीक है. ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते हैं. अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में, सॉरी, आईसीयू एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है. पीएसीजी से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं. प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जो 2 to 3 क्वेश्चन इसके हैं. टोटल हमें कितना 20 क्वेश्चंस आते हैं ग्लूकोमा में. तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं, किसी में अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी में किसी टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 to 3 रहते हैं लगभग, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं. ठीक है. सूडो एक्सफोलिएशन, पिगमेंट डिस्पर्सन, लगभग या तो सूडो एक्सफोलिएशन का या पिगमेंट डिस्पर्सन का एक क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में. एवरी एग्जाम में यू कैन सी वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन आइदर फ्रॉम द सूडो एक्सफोलिएशन और पिगमेंट डिस्पर्सन ग्लोकोमा. नियोवास्कुलर ग्लोकोमा इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेकेंडरी ग्लोकोमा. ठीक है. इसमें भी लगभग जो वेटेज इसका है विजुअल फील्ड का, पीओएजी का, वही लगभग वेटेज इसका है. 2 to 3 क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड. ठीक है. और लास्ट आईसीयू एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, दैट विल सी कि कौन सा क्वेश्चन आया था. ठीक है. लास्ट आईसीयू एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आया था. उसके बाद स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा. इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन हर ऑस्की में आता है. हर ऑस्की में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा से भी लगभग एक क्वेश्चन हर अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में पूछा जाता है. अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है. ठीक है. उसके बाद ट्रोमेटिक ग्लोकोमा को अगर हम देखें तो इससे 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर आईसीयू एग्जाम में. 1 to 2 क्वेश्चंस रहता है. ठीक है. और प्राइमरी कॉन्जेनाइटल ग्लोकोमा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आईसीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें मैक्सिमम अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखें तो 2 to 3 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे गए अभी तक. ठीक है. इसीलिए इसमें ज्यादा हमने ध्यान नहीं देना है. एक क्वेश्चन जो है वो 2-3 आईसीयू एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन बस आता है इसमें. ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक. लेकिन ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम अपने पीजी डेज में और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए भी पढ़ते थे. तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं. ठीक है. एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशंस पे भी मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट
सेम वही वेटेज जो हमने यहाँ पे देखा था 2 to 3 क्वेश्चंस का, सेम वही वेटेज इससे इसका भी रहता है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो गए, अगर हम देखें एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन हो गया, हमारा एनवीजी हो गया, इसके बाद अगर हम देखें तो पीएसीजी हो गया, इसके बाद विजुअल फील्ड हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेजर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं लगभग, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर उसके एग्जाम में। ठीक है, अब लेजर में भी एसएलटी एएलटी जो रिसेंट लेजर्स आई हैं उससे रिलेटेड, पेरिफेरल आइरिडोटमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें भी लास्ट आईसीयू एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आईसीयू 2023 में, आईसीयू 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी के ऊपर, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी, और एक पीआई के ऊपर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद ट्रेबेकुलेक्टमी, इसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन, तो हमारा ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, इससे भी 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, उसके बाद जीडीडी पे अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लगभग कुल मिला के 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में, अल्टरनेट आईसीयू एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी लेस फ्रीक्वेंटली आज कुछ कुछ टॉपिक हैं, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं, वो हम क्या करेंगे मोस्टली ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा उसका। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में हम उसको लेस फ्रीक्वेंटली आज जो भी टॉपिक होंगे जिसपे 1 or 2 टाइम्स ही केवल अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, दैट विल डिस्कस इन द ग्रुप ओनली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे अब कौन से हो गए, या तो पीओएजी, इस पे जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, बाकी तो देना ही देना है, जिन पे ज्यादा ध्यान देना है वो ये टॉपिक्स हो गए। ठीक है, जिन पे 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 3 करते करते टोटल 10 टॉपिक्स भी अगर उन्होंने लिए तो 20 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये माइंडसेट लेके चलना है, तो जो भी जिस भी टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 4-5 टॉपिक ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस तो करेंगे लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स ग्लोकोमा के, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करेंगे, इनको डिटेल में ज्यादा हम रीड करने की कोशिश करेंगे। आपको जो मैंने बोला था थ्योरी एग्जाम, थ्योरी जो लेक्चर्स है, तो मैक्सिमम लेक्चर्स आपने इन्हीं टॉपिक्स पे देखने की कोशिश करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हु विल टेक दिस, आई हैव इंक्लूडेड वन एनाटॉमी क्वेश्चन। ठीक है, तो हु विल टेक दिस, रोहिणी कैन यू टेक दिस? Yes, sir. The majority of resistance in the trabecular meshwork is most likely to be located in which one of the following: aqueous vein, giant vacuole, juxtacanalicular connective tissue, the inner wall of endothelium or Salzmann's canal. Sir, C. Juxtacanalicular वेरी गुड, connective जेक्स्टा tissue. कैनालिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम देखते हैं, देखो इस पे सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। दिस क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन 2018, 2018 में पूछा गया है, और सेम यही क्वेश्चन जो है आईसीयू एग्जाम 2018 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन 15 में भी पूछा गया। तो एज रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ज्यादा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे हमने जाना नहीं है, बस हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इसके जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क है उसकी नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। ठीक है, तो जुक्स्टाक्लाविकुलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, इसमें रेजिस्टेंस पूछा है इन द ट्रेबिकुलर मेसवर्क, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो अभी हमें इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में ये पता होना चाहिए कि इसमें अगर हम देखते हैं तो ट्रेबुकुलर मेसवर्क के मेनली कितनी लेयर्स होती है, ट्रेबुकुलर मेसवर्क 2 लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। एक एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड रहती है, एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड, और पोस्टीरियर पिगमेंटेड रहती है, पोस्टीरियर पिगमेंटेड लेयर होती है। ठीक है, पोस्टीरियर पिगमेंटेड ट्रेबुकुलर मेसवर्क, एंटीरियर नॉन पिगमेंटेड ट्रेबुकुलर मेसवर्क, ये नॉन फंक्शनल होता है, नॉन पिगमेंटेड वाला इट इज नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल मतलब जो मेन काम होता है ट्रेबुकुलर मेसवर्क का ड्रेनेज का, वो फंक्शन ये इसका इससे ड्रेनेज नहीं होता। नॉन पिगमेंटेड पिगमेंटेड ट्रेबुकुलर मेसवर्क से मेनली ये फंक्शनल पार्ट है, इसी से ड्रेनेज होता है एक्वस ह्यूमर का। ठीक है, ये फंक्शनल पार्ट है। अब देखो इसमें अगर हम देखें पोस्टीरियर ट्रेबुकुलर मेसवर्क में, दिस इज मेनली द प्राइमरी साइट ऑफ एक्वस आउटफ्लो, एंड कहाँ से जाता है, इट इज एसोसिएटेड विद द सिलेम्स कैनाल। इसमें क्या होता है, इसका कनेक्शन होता है, इट हैव कनेक्शन, कनेक्शन विद द सिलेम्स कैनाल। अब देखो कनेक्शन मैंने बताया, तो इसी में ही 3 पार्ट होते हैं जो पिगमेंटेड ट्रेबुकुलर मेसवर्क है। इट हैव 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में कौन कौन सा आता है, एक आता है यूवीएल ट्रेबुकुलर मेसवर्क, यूवीएल ट्रेबुकुलर मेसवर्क, जक्स्ट कॉर्नियो स्क्लेरल, कॉर्नियो स्क्लेरल ट्रेबुकुलर मेसवर्क, और जक्स्टा कैनालिकुलर, जक्स्टा कैनालिकुलर मेसवर्क। ठीक है, अब देखो इसको आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डायग्राम देके और आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द यूवीएल ट्रेबिकुलम मेसर, ये है कॉर्नियोस्क्लेरल और ये है हमारा जेक्स्टाग्नाल। यू कैन सी द साइज ऑफ पोर्स, देयर इज डिफरेंस इन द साइज ऑफ पोर, साइज ऑफ पोर। पहले यूवीएल मेसवर्क में जो पोर का साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है, उसके बाद देखें जो स्मॉल साइज होते जाता है और उसके बाद और ज्यादा स्मॉल हो जाता है। हमें साइज का मेजरमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे पोर का साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है। अगर पोर का साइज रिड्यूस होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। पोर साइज जहाँ पे रिड्यूस होता जाएगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है यूवीएल मेसवर्क में, देन कॉर्नियोस्क्लेरल, और सबसे ज्यादा होता है हमारा जेक्स्ट्राकेनालिकुलर मेसवर्क में। इसीलिए इसका आंसर जो है दैट इज द जेक्स्ट्राकेनालिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें व्हाट इज वेयर यू विल सी द जाइंट वैक्यूल, रोहिणी कैन यू टेल मी वेयर यू विल सी जाइंट वैक्यूल? No idea news. जाइंट वैक्यूल यू कैन यूजुअली इन द सी इन द एंडोथेलियल, एंड, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर सर। वेरी गुड, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर मिलेगा आपको। जो एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं उसमें क्या होता है, ये है एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेसल वाला पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है। एंडोथेलियल सेल किन की, कौन से एंडोथेलियल सेल की बात हम कर रहे हैं, कैन यू टेल मी? विच इज सर लाइंड जो बाय स्लेम्स कैनाल को स्लेम्स लाइन कर रहे कैनाल, हैं। वेरी गुड, विच इज लाइंड बाय द स्लेम, ये स्लेम्स कैनाल, ठीक है। इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं उसके अंदर जाइंट वैक्यूल आपको मिलेंगे, ठीक है। वो जाइंट वैक्यूल के थ्रू होते हुए क्या होता है, एक्वस पास करता है इनटू द स्लेम्स कैनाल। तो ये मेनली किसकी बात कर रहा है, इट इज आस्किंग अबाउट द इनर एंडोथेलियल। अगर स्लेम्स कैनाल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इनर एंडोथेलियल स्लेम्स कैनाल लाइंड बाय द, इट इज लाइंड बाय इरेगुलर स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं इसमें, एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं। इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स में यू कैन सी द, दे कंटेनिंग द इनफोल्डिंग्स, दे कंटेनिंग इनफोल्डिंग, इसी के अंदर आपको इनफोल्डिंग मिलेगा, इनफोल्डिंग मिलेगी, ठीक है, विच इज नोन एज जाइंट वैक्यूल, नोन एज जाइंट वैक्यूल, ठीक है। ये याद रखना। अब ये करते क्या है ये जाइंट वैक्यूल, दे कन्वे द एक्वस वाया द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांससेल्युलर पोर। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जाइंट वैक्यूल, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, दे कन्वे एक्वस ह्यूमर, वो ये कन्वे करते हैं एक्वस ह्यूमर को, एक्वस ह्यूमर वाया द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांससेल्युलर पोर बनाते हैं, ट्रांससेल्युलर पोर बनाते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप। उसके बाद जाइंट वैक्यूल हो गया, इनर वॉल ऑफ एंडोथेलियम। व्हाट इज एक्वस वेन, एनीबॉडी, व्हाट इज एक्वस वेन? Sir, it is connecting to the Salmon's canal and through which it is drainage in the sir. Sir drain करता है उस किसमें? सर जो एपिस्क्लेरल वेन। कंजंक्टिवल एपिस्क्लेरल, वेन वेरी है। गुड, वेरी गुड, drain. ठीक है। तो जो स्लेम्स कैनाल है उसका कनेक्शन अगर हम देखते हैं एपिस्क्लेरल वेनस प्रेशर से, वो एपिस्क्लेरल वेन्स के साथ, तो इट इज कनेक्टेड बाय दी दीज एक्वस वेन, एक्वस वेन से ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। तो दीज दीज ऑल्सो हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस, इसमें भी उतना रेजिस्टेंस नहीं होता है। दीज एक्वस वेन्स ऑल्सो हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये याद रखना, कनेक्शन बिटवीन द स्लेम्स कैनाल टू द एपिस्क्लेरल वेन। So these are the possible explanation for this question asked in the 2018, ठीक है। Now we'll move to the next question. Who will take this? Umesh, you can take this question. Okay, sir. Compared with plasma, aqueous humor has an increased concentration of which one of the following components? Protein, ascorbate, glucose, or carbon dioxide? Ascorbate, sir. वेरी गुड, एस्कॉर्बेट। अगर हम देखें तो विटामिन सी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है एक्वस में। तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन में तो विटामिन सी का ये आपको पता चल गया, विटामिन सी का लेवल ज्यादा होता है। आपको और भी एक दो पॉइंट पता होने चाहिए, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज, ये क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं नॉर्मली एस्कॉर्बेट, व्हाट इज, विच विटामिन इज दिस एस्कॉर्बेट?
विटामिन सी सर। विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी इट ऑल्सो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो लेंस में ओपेसिटी भी नहीं आने देता है। इसके बाद अगर हम देखें कंपेयर्ड विद प्लाज्मा, नॉर्मली होता क्या है, एक्वस जो होता है हाइपरटोनिक होता है। ह्यूमर एक्वस ह्यूमर इज स्लाइटली हाइपरटोनिक इफ विल कंपेयर विद द प्लाज्मा, इफ कंपेयर्ड विद प्लाज्मा, प्लाज्मा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्वस ह्यूमर इज स्लाइटली हाइपरटोनिक, aqueous humor is slightly hypertonic, slightly hypertonic, ठीक है, एंड एसिडिक, और एसिडिक। तो एसिडिक किस वजह से, विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से, इससे याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन अगर पूछा गया कितने टाइम्स रहता है प्लाज्मा के कंपेयर में इसमें जो एस्कॉर्बिट, तो इट इज 15 टाइम्स ग्रेटर, 15 टाइम्स ग्रेटर इन दी, ग्रेटर देन दी प्लाज्मा, ग्रेटर देन प्लाज्मा, प्लाज्मा से 15 टाइम्स ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम देखें प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन इज हायर इन द एक्वस और लेसर इन द एक्वस एज कंपेयर टू प्लाज्मा। लेस सर। लेस, Less. वेरी गुड। अगर ये हाई हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन में, यू कैन सी मोर एंड Flare. मोर फ्लेयर, वेरी गुड, यू कैन सी मोर एंड मोर फ्लेयर अगर आपको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो अगर हम एक्वस से कंपेयर करें, इसको एक्वस से कंपेयर करें, एक्वस वर्सेस प्लाज्मा से अगर हम देखें कितना परसेंटेज रहता है, तो एक्वस में इट इज ओनली 0.2% प्रोटीन रहता है, जबकि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन रहता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बस मैंने फिजियोलॉजी को आप लोगों को फिजियोलॉजी में थोड़ा सा रीड करना है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल टेक दिस? Rohan, you can take this question. Regarding intraocular pressure measurements, which one of the following statement is most likely to be true? After photorefractive corneal surgery, the IOP may measure falsely high. Air puff tonometer tend to give falsely low reading. Digital tonometry is accurate if the tester is experienced. Excessive fluorescence will give a falsely high reading. They are asking about which one is most likely to be true. True question, यहाँ पे true option पूछा गया है। तो कैन यू टेल मी कौन सा इंट्राओकुलर प्रेशर मेजरमेंट जो है उसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट रहेगी, ट्रू रहेगी? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? A. Is it A, after photorefractive corneal surgery you will see falsely high IOP or low IOP? Falsely low. Sir, Low, thin it is हो not जाएगी high, sir. it is low. सर थिन हो ठीक है। जाएगी कॉर्नर, हम्म, कॉर्नर थिनिंग मतलब थिन हो जाएगी falsely हाँ high. कॉर्निया थिन हो जाएगी ना, तो थिन कॉर्निया में आपको हाई आईओपी मिलेगा। इज इट ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन इन कॉर्नियल थिनिंग? क्या होता है? अंडर एस्टिमेशन। तो देखो ये पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है कि अगर हम सीसीटी देखें और कॉर्नियल कर्वेचर को देखें तो उस पे कैसे डिपेंड करता है आईयूपी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और आपने जो मैंने थ्योरी लेक्चर में इसको कवर किया हुआ है, यू कैन ऑल्सो कंप्लीट दैट लेक्चर, ठीक है। अगर हम देखें थिकर कॉर्निया, अगर हम थिकर कॉर्निया की बात करें तो आईओपी में क्या फर्क पड़ेगा, इट इज ओवर एस्टिमेटेड और अंडर एस्टिमेटेड? Overestimated. ओवर एस्टिमेटेड, ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है। और अगर थिन कॉर्निया की बात करें, थिन कॉर्निया की बात करें, इट इज अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एग्जाम में मैक्सिमम आईसीयू एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि अगर 10 माइक्रोन चेंज आता है इसमें कॉर्निया में, तो कितना आईओपी चेंज होगा? 0.7 होना चाहिए। मैक्सिमम जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें स्टीपर कॉर्निया, स्टीपर कॉर्निया अगर है, स्टीपर कॉर्निया है, तो उस केस में क्या होगा? ओवर एस्टिमेशन होगा, अंडर एस्टिमेशन होगा? इट इज ओवर एस्टिमेशन, ओवर एस्टिमेशन, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कॉर्नियल इडिमा अगर है, कॉर्नियल इडिमा है तो इसमें क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन होगा, अंडर एस्टिमेशन होगा आईओपी अंडर का? वेरी अंडर गुड, अंडर। व्हाई यू विल सी कॉर्नियल थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, स्टिल यू विल सी द अंडर एस्टिमेशन? एनीबडी? कॉर्निया इडिमा होगा, थिक हो जाएगी, स्टिल यू विल सी हियर द अंडर एस्टिमेशन। व्हाई? तो कॉर्निया स्पॉन्जी हो जाएगी, स्पॉन्ज। वेरी गुड, कॉर्निया जो है वो क्या हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, कॉर्निया बिकम्स मोर सॉफ्टर ड्यू टू कॉर्निया बिकम्स मोर सॉफ्टर, सॉफ्ट हो जाती है कॉर्निया और इंडेंटेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा इंडेंटेबल हो जाती है। तो इसी वजह से कॉर्नियल एडिमा में यू कैन सी द अंडर एस्टिमेशन। इसके अलावा और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेम्बर। विड्थ ऑफ द मायर के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विड्थ ऑफ मायर। अगर हम देखते हैं थिक मायर है तो क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन होगा, अंडर एस्टिमेशन? जो मायर बनते हैं एटी में, एप्लीनेशन टोनोमीटर में, अगर वो नॉर्मली एक पर्टिकुलर थिकनेस के कितना होना चाहिए इनका थिकनेस, ये जो वन मायर्स हैं? टेंथ 1/10 ऑफ द एप्लीनेटेड एरिया। वेरी गुड, 1/10 ऑफ द एप्लीनेटेड एरिया, जो भी एरिया रहता है एप्लीनेटेड, उस ये जो थिकनेस है वो 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये उससे ज्यादा थिक है, अगर बहुत ज्यादा थिक है तो यू विल सी ओवर एस्टिमेशन और अंडर? ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन, वेरी गुड, ओवर एस्टिमेशन। ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया हुआ था, तो यू शुड नो दीज पॉइंट्स। अगर थिन मायर है तो, थिन मायर है तो यू कैन सी द अंडर एस्टिमेशन, अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेटिंग से भी लेना देना बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर विद द रूल एस्टिमेटिज्म है, विद द रूल एस्टिमेटिज्म है, यू विल सी अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन। और अगेंस्ट द रूल है तो इन दोनों कंडीशन में क्या आएगा? विद द रूल अंडर एस्टिमेशन। वेरी गुड, इट इज अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। और वैसे नॉर्मली हम करते हैं जो मोर देन 3 डायप्टर का अगर एस्टिमेटिज्म है तो उस केस में विद द रूल है तो अंडर एस्टिमेशन होगा, अगेंस्ट द रूल है तो ओवर एस्टिमेशन होगा। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंटरव्यू, डिफरेंट इंटरव्यू जो होते हैं पीजी के एग्जाम के बाद और डिफरेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बोला जाए कि मान लिया पेशेंट को मोर देन 3 डायप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप कैसे रीडिंग लेंगे, हाउ यू विल टेक द रीडिंग ऑफ दिस पेशेंट? नॉर्मली आपको ओपीडी में भी ये पता होना चाहिए, अगर मोर देन 3 डायप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है तो आपने करना क्या है, कैसे आप रीडिंग लेंगे ऐसे पेशेंट की? नॉर्मली जो एप्लीनेटेड हेड रहता है उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें दो लाइन रहती हैं, एक रेड लाइन रहती है, अगर हम देखें तो उसमें दो मार्कर रहते हैं, इफ यू विल सी देन यू कैन सी, एक रेड मार्कर होता है और एक व्हाइट मार्कर होता है, एक रेड मार्कर होता है और एक व्हाइट मार्कर होता है, ठीक है। व्हाइट तो यहाँ पे नहीं चला सकता, तो ये ब्लू चला दिया, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एवरेज, या तो आपने व्हाइट मार्कर को लेना है तो आपने दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपने क्या करना है, रीडिंग लेनी है, एक बार 180 पे, एक बार व्हाइट मार्कर 180 पे रख के, एक बार 90 पे रख के आपने दोनों को एवरेज कर देना, एवरेज कर देना, ठीक है। या फिर एक तो ये तरीका होगा, या फिर आपने क्या करना है, जो माइनस सिलेंडर है, दिस इज द, जो पेशेंट का माइनस सिलेंडर होगा वहां पे मान लिया 120 डिग्री पे माइनस सिलेंडर है पेशेंट का, तो रेड इंडिकेटर को आपने क्या करना है, उस डायरेक्शन में अलाइन करना है विद द माइनस सिलेंडर, जो भी सिलेंडर सिलेंड्रिकल पावर होगी उस सिलेंडर के अलोंग आपने क्या करना है, इस रेड मार्कर को अलाइन करना है, तो उसके बाद जो रीडिंग आएगी वो ओवर एस्टिमेशन या अंडर एस्टिमेशन नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एयर पफ टोनोमीटर टेंड टू गिव फॉल्सली लो रीडिंग, जरूरी नहीं है हाई दे सकता है, लो भी दे सकता है, जरूरी नहीं है, और एक्यूरेट भी दे सकता है, हमेशा फॉल्सली लो रीडिंग नहीं देगा। डिजिटल टोनोमेट्री अभी तक इसकी एक्यूरेसी नहीं बताई जा सकती है, डिपेंड करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट इसका परसेप्शन होता है, ठीक है। देखो डिजिटल टोनोमेट्री दे आर आस्किंग अबाउट द इंडेक्स फिंगर से जो हम डिजिटल डीटी जो करते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं ये, तो वो ये इट हैव नो रोल टिल नाउ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। इवन एग्जामिनर पे भी वेरी करता है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा परसीव होता है, किसी को कम, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव फ्लोरिसिन गिव द फॉल्सली हाई रीडिंग, दिस वी हैव डिस्कस कि अगर एक्सेसिव फ्लोरिसिन है तो फॉल्सली हाई रीडिंग मतलब ओवर एस्टिमेशन, और हमने देखा था थिक मायर अगर बनता है तो यू कैन सी द ओवर एस्टिमेशन, अगर थिन मायर बनता है देन यू कैन सी द अंडर एस्टिमेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
सर विद द रूल अंडर एस्टिमेट क्यों होता है आईओपी? विद द रूल में ये देखा जाता है जो नॉर्मल हमारी कॉर्निया होती है ना, वो ऐसी ही होती है जिसमें क्या होता है, जो वर्टिकल मेरिडियन है वो मोर स्टीप होती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अगर इसी को ही और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इसमें ही एस्टिग्मेटिक में और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो आईओपी नॉर्मली यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके कंपैरिजन में, आईओपी की रीडिंग लेने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एप्लिनेटेड हेड है, यहाँ पे अगर हम देखें व्हाइट लाइन जो है ना, वो इस तरह लगी हुई, ये व्हाइट लाइन जो है 180 पे नॉर्मली अलाइन रहती है। तो इसका अलाइनमेंट का अगर हम देखें, व्हाइट लाइन का इधर होता है और विद द रूल में एस्टिग्मेटिज्म किधर होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसीलिए यू विल सी मोर एंड मोर अंडर एस्टिमेशन। अगर सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर हम इस व्हाइट को अगर हम क्या कर देंगे, मार्कर को वर्टिकल डायरेक्शन में ही कर देंगे, तो दोनों अलाइन हो जाएंगे, तो वहां पे आपकी रीडिंग जो है वो ज्यादा आएगी। देयर यू विल सी द ओवर एस्टिमेशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो व्हाइट मार्कर होता है प्लेनेटेड हेड में, वो पहले आप हॉरिजॉन्टल में 180 डिग्री में रीडिंग लो, फिर 90 में लो, फिर उसका एवरेज कर दो। दिस इज रिलेटेड टू ओनली टेक्निकल इशू। ये टेक्निकल इशू है, कोई पेशेंट के वो नहीं है, पेशेंट की कॉर्निया में कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू एप्लेनेटेड जो हेड है, एप्लेनेशन टोनोमेट्री, उससे रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है, उसकी बात हम कर। तो ये टेक्निकल इशू है, नॉट द पेशेंट्स प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, now we'll move to the next question. You can take this, Chinmay, this question. Applanation tonometry gives falsely low readings under all of the following conditions except high myopia, decreased central corneal thickness, excessive fluorescein, greater than 3 diopters of with the rule astigmatism. C. Excessive fluorescein. Very good. Excessive fluid. They are asking about falsely low reading. Falsely low reading किसमें मिलेगा? तो हाई मायोपिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा? Why it is not correct? Because you will see Thinner the corneas. हाँ थिनर कॉर्निया मिलेगी। स्क्लेरल रिजिडिटी से डिग्री सीसीटी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको अंडर एस्टिमेशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं डिक्रीज सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो वहां भी अंडर एस्टिमेशन मिलेगा। विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म में वी हैव सीन कि विद द रूल अगर एस्टिग्मेटिज्म होगा तो अंडर एस्टिमेशन, और एक्सेसिव फ्लोरिसिन होगा तो वहां पे ओवर एस्टिमेशन होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, दिस यू कैन इजिली मेक इट करेक्ट। ठीक है, तो here you will see overestimation. So all these three are underestimating the IOP, और this will be overestimating. ठीक है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किसमें आपको ओवर एस्टिमेशन मिलेगा, किसमें अंडर एस्टिमेशन। लेकिन आईसीयू एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस वर्जन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अगर हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक, मोस्ट ऑफ जनरल एनेस्थेटिक में क्या, जनरल एनेस्थीसिया अगर हम देते हैं पेशेंट को, तो इसमें क्या मिलेगा? हाई आईओपी या लो आईओपी? आईओपी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? जनरल Decrease एनेस्थीसिया low. डिक्रीज। वेरी गुड, इट डिक्रीजेज द आईओपी। ठीक है, बट दे विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, दे विल आस्क एक्सेप्ट। कौन से ऐसे जनरल एनेस्थेटिक है जो कि आईओपी को इंक्रीज करता है? दिस विल बी योर आईसीयू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन सा ऐसा है जनरल एनेस्थीसिया विच विल इंक्रीज द आईओपी? दिस इज द कीटामिन, ये याद रखना है। कीटामिन से आईओपी इंक्रीज होता है। हमने एमबीबीएस में एनेस्थीसिया वाले नोट्स में भी पढ़ा था कि कीटामिन अधिकतर आईओपी इंक्रीज करता है, और इसके अलावा ट्राइक्लोरो इथिलीन भी इंक्रीज करता है। ट्राइक्लोरो इथिलीन भी इंक्रीज करता है, इथाइलिन ये भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया। ये एक क्वेश्चन, एक सेट ऑफ क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जनरल एनेस्थेटिक है जो कि आईओपी इंक्रीज करता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्कोहल अगर हम देते हैं, अगर पेशेंट अल्कोहल इंटेक करता है, एक्यूटली आईओपी रेज होगा या डाउन जाएगा, लो होगा? एक्यूटली अगर अल्कोहल इंटेक होता है पेशेंट का, तो एक्यूटली आईओपी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एनीबडी? It will increase or decrease? Basically it will decrease. IOP will decrease acutely but chronically not. ठीक है, chronically अगर हम देखें तो यहाँ पे आईओपी से रिलेटेड नहीं होता, इसमें ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं क्रोनिक कंडीशन में, न्यूरोडिजेनरेटिव कॉज की वजह से। ठीक है, लेकिन आईओपी की वजह से अगर हम देखें एक्यूटली आईओपी क्यों रिड्यूस करता है, यू कैन सी
जो Osmotic अल्कोहल agent. Osmotic agent it acts as an हाँ, osmotic. इट एक्ट एज ए ऑस्मोटिक एजेंट। तो ये क्या करता है, एंड ऑल्सो एक्ट एज ए डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक एजेंट की तरह भी काम करता है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज इट ऑल्सो एक्ट एज ए डायूरेटिक, ऑस्मोटिक एजेंट की तरह भी काम करता है और ऑल्सो एक्ट एज ए डायूरेटिक्स। ठीक है, अल्कोहल्स में हो सकता है आयु ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा हो, बट पेशेंट को क्रोनिकली केस में ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा होंगे बिकॉज ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है, एक्यूट केस में अगर आपसे पूछा है तो इट इज प्रोटेक्टिव, इट इज प्रोटेक्टिव इन एक्यूट केस बिकॉज इट विल डिक्रीज दी आयु। समझ आई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टोनोमीटर जो होता है दैट इज द गोल्ड एप्लेनेशन टोनोमीटर, दैट इज द गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा और भी टोनोमीटर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि दे कैन गिव यू द पिक्चर एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू अदर टोनोमीटर ऑल्सो। तो हैंड हेल्ड एप्लेनेशन गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर अगर हम ऑप्शन देखें तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? हैंड हेल्ड Perkin. परकिंस, वेरी गुड। तो ये आपको टोनोमीटर देख के भी समझ में आना चाहिए, हेयर दिस इज द परकिंस टोनोमीटर, परकिंस टोनोमीटर। ठीक है, मूल और दिस दिस इज ऑलरेडी गिवन टोनो पेन है। टोनो पेन की खासियत क्या है? इट यू कैन यूज इट इन द चिल्ड्रन, बच्चों में यूज कर सकते हो, इरेगुलर कॉर्नियाज में यूज कर सकते हो, आजकल इसका बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, इवन स्कार्ड कॉर्निया में भी आप इसे यूज कर सकते हो, स्कार्ड कॉर्निया में भी यूज कर सकते हो, इवन ओवर द बैंडेज बीसीएल के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस ओवर बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। ठीक है, ओवर बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंस। उसके बाद व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? Pascal GCT. वेरी गुड, Very पास्कल्स good. डीसी, डायनेमिक कंट्रोल टोनोमेट्री, पास्कल्स डीसीटी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? व्हाट इज द चॉइस in this IOP, this instrument of choice for which condition? For IOP Refractive surgery. रिफ्रैक्टिव, वेरी गुड। Refractive. लेसिक के बाद और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में यू कैन यूज दिस पास्कल्स डीसीटी। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द लेसिक पेशेंट और आफ्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ठीक है, Post keratoplasty हाँ, patients only. पोस्ट केरेटोप्लास्टी नॉर्मली तो हम उसी से लेते हैं जो गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर है। मेनली इसमें दिक्कत क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू विल सी, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ गेट? ड्रॉबैक क्या होता है गोल्डमैन एप्लेनेशन का, परकिंस का? Sir, it is measured at 520 micrometers. हाँ, इट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द सीसीटी, ये सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो थिकनेस है इट विल बी चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव सर्जरी। दैट्स व्हाई दिस न्यू टोनोमीटर दे हैव मेड, ताकि जो कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस पे डिपेंड ना हो आईयूपी। इसीलिए दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द आईयूपी इन द लेसिक पेशेंट और द रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। You can use it into that keratoplasty patient, but not need if CCT is not changing, then need not to use this. You can use this, either you use this, but you can also use this। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? एनीबडी? Non-contact tonometer. नॉन कॉन्टेक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर, एनसीटी। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर, इसे हम एयर पफ टोनोमीटर भी बोलते हैं, एयर पफ टोनोमीटर। ठीक है, एयर पफ टोनोमीटर। उसके बाद व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? Ora. ये भी एयर पफ होता है ना, NCT. Ocular नो नो, response. हाँ, Ora. दिस इज ओरा। ठीक है, Another. वेयर इज द this IOP measuring the this instrument of choice for IOP measurement? बेसिकली विल यूज दिस इन द स्क्रीनिंग पर्पज में। ठीक है, मेनली इसका ड्रॉबैक क्या, बहुत ज्यादा हाई आईओपी होता है या बहुत ज्यादा लो आईओपी होता है, तो इसकी रीडिंग इतनी एक्यूरेट नहीं आती है, इसीलिए मोस्टली हम इसको यूज करते हैं फॉर स्क्रीनिंग पर्पज। ठीक है, ओरा को हम कहाँ यूज करते हैं? ओकुलर रिस्पॉन्स एनालाइजर। व्हाट इज द दिस दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर व्हाट विच कंडीशन? Research. हाँ, फॉर रिसर्च और विल यूज टू मेजर द कॉर्नियल हिस्टेरेसिस, कॉर्नियल हिस्टेरेसिस। ठीक है, व्हाट इज कॉर्नियल हिस्टेरेसिस? Elasticity of the हाँ, cornea. बायोमैकेनिकल प्रोफाइल और विल चेक द बायोमैकेनिकल प्रोफाइल ऑफ कॉर्निया, मैकेनिकल प्रोफाइल ऑफ कॉर्निया, और विल चेक द इलास्टिसिटी ऑफ कॉर्निया।
कॉर्निया की इलास्टिसिटी हम इससे चेक करते हैं, ठीक है। The name of this instrument already given. This is diatom. Can you tell me where you will use this instrument? Anesthetized. No, not anesthetized. Specifically use it can be used, but Over the over lid, the sir. eyelid. Very good. Over the eyelid you can use this. This is the choice for the transpalpebral tonometry. Choice for transpalpebral टोनोमेट्री, ठीक है। तो इससे पेशेंट खुद भी अपना आईयूपी चेक कर सकता है, तो सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए भी कभी कभी इसे यूज करते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना। लास्ट आता है मोस्ट रिसेंट एडवांस वन, दैट इज द चॉइस फॉर 24 आवर मॉनिटरिंग ऑफ द 24 आवर्स मॉनिटरिंग ऑफ द आईयूपी। आईयूपी की मॉनिटरिंग के लिए दैट इज द कॉन्टेक्ट लेंस सेंसर। कॉन्टेक्ट लेंस सेंसर होता है, इस सेंसीमेड के नाम से आता है, सेंसीमेड। इसको हम ट्रिगर फिश कॉन्टेक्ट लेंस भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिगर फिश कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है। ट्रिगर फिश कॉन्टेक्ट लेंस। तो देखो ये मैंने इतने टोनोमीटर आप लोगों को बताए, तो ओवरऑल आपको टोनोमीटर की बेसिक नॉलेज ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोकोमा में अगर आपको टोनोमीटर की बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो किसी भी इंटरव्यू में ये बेसिकली पूछे जा सकता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट के नाम और किस में कौन सी चॉइस है। मोस्टली अगर हम देखें इरेगुलर कॉर्निया, स्कार्ड कॉर्निया चिल्ड्रन में स्क्रीनिंग में मोस्टली अधिकतर ये टोनोपेन जो है उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट की, सारे टोनोमीटर्स के, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिणी, यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Regarding intraocular pressure measurement, which one of the following statement is most likely to be true? Alcohol rises IOP transiently. An IOP of 23 mmHg is the upper limit of the normal in a population. If 21 mmHg is used as the threshold, 50% of glaucoma cases may be missed. IOP are higher in the morning and at night. Sir, IOP is the They are asking about Sir, regarding intraocular pressure measurement, which one of the following most likely to be true? So which should be the answer? Sir, D answer. IOP are higher in the morning. Higher in the morning and at the night, in the both timing you will see the higher IUP. No, sir, in the morning. In the morning, ठीक है। Mostly it is higher in the morning and lower in the night. Midnight में peak आता है आपको, morning में peak you will see in the morning, ठीक है। और it will decrease in the midnight. It will decrease towards midnight. Then it is right or wrong? Sir, it is wrong Wrong. statement. Okay, then which option you can choose in out of these four? Now will three options left. What A, B, C? Which should be the answer? Sir, B is the A. 23 Why A is wrong? sir, because it decreases. It decreases very well. It have the protective effect. ठीक है. And IOP 23 is the upper limb for normal population. What is the normal IOP? 10 to What is the 21. range of normal IOP? Normal range क्या है? 10 to 21. 10 to 21. 10 to 21 और कभी कहीं कहीं 11 to 21. और what is the definition of ocular hypertension? When it is more than When it is more than 21. 21. 21 mm. So without more than any 21, without having other features that we'll discuss later, but here we'll only discuss IUP वाला point. So more than 21 is it the upper limit or 21 is the upper limit? 21 is the 21 is the upper limit, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर हम देखें ये भी कुछ ऑप्शन रॉन्ग है, तो हमारे दो तरीके होते हैं, या तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, दूसरा तरीका ये रहता है कि हमें रूल आउट करके भी पता कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी, तो हमारे पास ऑप्शन यही बचा। इफ 21 mmHg इज यूज्ड एज ए थ्रेशोल्ड, एज द थ्रेशोल्ड 50% ऑफ द ग्लोकोमा केसेस मे बी मिस्ड। वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली 30 to 65% पेशेंट को ओपन एंगल जो ग्लोकोमा होता है, दे नॉर्मली अगर हम देखें तो उन केसेस में क्या होता है, आईयूपी जो है
आईओपी मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, अगर हम नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा देखते हैं तो ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जिसमें नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आईओपी इज लेस देन 21 है। ठीक है, आईओपी लेस देन 21 mmHg भी है, स्टिल पेशेंट हैव द ग्लोकोमा। तो ऐसे कई सारे पेशेंट रहेंगे जिसमें अगर आपने 21 ले लिया तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी रहेंगे जो मिस हो जाएंगे। क्यों मिस हो जाएंगे? ड्यू टू मैनी पेशेंट कैन हैव आईओपी लेस देन 21 mmHg, लेस देन 21 mmHg होगा, स्टिल पेशेंट हैव द ग्लोकोमा, स्टिल पेशेंट हैव द ग्लोकोमा उनमें होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने पेशेंट ऐसे रहेंगे जिसमें आईओपी नॉर्मल रेंज में रहेगा फिर भी पेशेंट को ग्लोकोमा होने के चांसेस होंगे, दैट विल सी स्टेट। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे स्टेटिक्स बहुत पूछा जाता है, तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है। ऐसे मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 30 to 65% पेशेंट ऐसे होंगे, यू विल सी 30 to 65% ऐसे पेशेंट होते हैं, परसेंट ऑफ पेशेंट्स विद ओपन एंगल ग्लोकोमा, दे मे हैव आईओपी विद इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, दे मे हैव आईओपी, आईओपी इनका क्या होता है? विद इन नॉर्मल रेंज, विद इन दी नॉर्मल रेंज। ठीक है, ऑन इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में इनका जो आईओपी होता है वो नॉर्मल होता है। इसीलिए यू कैन सी कि 50% केसेस में क्या होता है, अगर हम इसका एवरेज करें तो यू कैन सी द 50% ऑफ द केसेस ऑफ द ग्लोकोमा केसेस में बी मिस्ड। अब हमें पता है आईओपी नॉर्मल है, आईओपी नॉर्मल है, तो हाउ विल मेक द डायग्नोसिस ऑफ ग्लोकोमा? विल सी द डिस्क, हम डिस्क देखते हैं, डिस्क के बेसिस पे और विजुअल फील्ड के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। मैक्सिमम 30 to 65% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें आईओपी कम होता है, स्टिल पेशेंट हैव द ग्लोकोमा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, दैट इज द ऑप्टिक डिस्क इवेल्युएशन। इसीलिए ऑप्टिक डिस्क इवेल्युएशन का रोल है प्लस विजुअल फील्ड का रोल है। ठीक है, देखो मेरे को ये समझ में आता है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू मे नॉट नो अबाउट द एग्जैक्ट स्टेटिक्स की 50% है या नहीं है, देन यू कैन यूज द रूल आउट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 रूल आउट करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। बाकी आप लोगों ने ये याद रखना है कि नॉर्मल टेंशन होते हुए भी कई सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्टिक डिस इवैल्यूएशन एंड विजुअल। दीज पेशेंट आर 30 to 65। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? No, sir. Okay, now we'll move to the next question. Umesh, you can take this question. Okay, sir. According to the ocular hypertension treatment OHTS study, all of the following are risk factors for glaucoma except A. African American race, B. thick corneas, C. increasing age, or D. optic nerve anatomy. Sir, B. thick Very good. corneas. Answer is B. Why answer is B? Sir, thinner corneas are have lower हाँ, scleral very good, rigidity. very So good. थिनर कॉर्निया होती है जिनमें चांसेस ज्यादा होते हैं आईओपी होने के, आईओपी रेज होने के और ग्लोकोमा होने के। दीज आर द थिनर कॉर्निया, नॉट थिकर कॉर्निया, थिनर कॉर्निया। ठीक है, तो ये है इंक्रीजिंग एज के साथ साथ आई ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। ऑप्टिक नर्व एनाटॉमी अगर हम देखें तो इस केस में भी क्या होता है, मायोपिक केस रहता है, उस केस में ज्यादा से ज्यादा कपिंग बोइंग होने के चांसेस होते हैं, तो ऑप्टिक नर्व एनाटॉमी से भी रिलेशन है। और जो मैक्सिमम जो स्टडी हुई थी ओएचटीएस स्टडी, वो हुई थी अफ्रीकन अमेरिकन रेस में हुई थी, तो उन्होंने बताया था इनमें चांसेस ज्यादा है अफ्रीकन अमेरिकन रेसेस में एज कम्पेयर टू अदर रेस। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को पहले पता होना चाहिए इसमें क्या, व्हाट इज ओकुलर हाइपरटेंशन। ओकुलर, देखो ओएचटीएस स्टडी आपने पूरी याद करनी है, जिसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स यू शुड नो। दे आर आस्किंग मल्टीपल टाइम्स रिलेटेड टू डेटा ऑफ दिस, कि क्या क्या कितने परसेंट पेशेंट में कितना यहाँ पे आईयूपी रेज आया था, इसमें प्रोग्रेशन को चेक कर रहे थे मेनली, दैट विल डिस्कस। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो विल मूविंग स्लोली बाय स्लोली, बट
फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द ओकुलर हाइपरटेंशन। ओकुलर हाइपरटेंशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज ओकुलर हाइपरटेंशन? पेशेंट, इफ पेशेंट हैव द, व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर ओकुलर हाइपरटेंशन दैट यू शुड नो? IOP is more than 21. हाँ, वेरी गुड। हाई आईओपी है पेशेंट का। इफ पेशेंट हैव द हाई आईओपी विच इज मोर देन 21 mmHg, कितने टाइम में? एटलीस्ट यू कैन सी इन द 2 कंसेक्यूटिव टाइम। ऐसा नहीं है एक बार में देख के आपने क्या कर दिया, उसको ओकुलर हाइपरटेंशन घोषित कर दिया। नो, एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव टाइम पे आपने 2 बार बुलाया पेशेंट को, दोनों बार इस 2 ओकेजन्स में आपको हाई मिल रहा है, मोर देन 21। उसके अलावा व्हाट आर द अदर पॉइंट? पेशेंट कैन No हैव optic disc or हाँ, ऑप्टिक डिस्क एंड न्यूरोरेटिनल चेंजेस, नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क एंड न्यूरोरेटिनल रिम। उसके अलावा देर इज नो चेंज no ऑन द visual विजुअल। field. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, विजुअल फील्ड भी नॉर्मल होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम्स में हम भूल जाते हैं, दैट इज द ओपन एंगल ऑन गोनियोस्कोपी। ओपन एंगल ऑन गो, क्योंकि आईओपी तो रेज हो सकता है, एंगल क्लोजर, सडन एंगल क्लोजर हुआ हो पेशेंट को, तो ओपन एंगल है पेशेंट का ऑन गोनियोस्कोपी। अब देखो इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, तो इस पे इजीली एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना। इसके बाद देखो, ये तो हो गया ओकुलर हाइपरटेंशन की डेफिनेशन। आपको इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि अब देखो OHTS स्टडी की जरूरत क्यों पड़ी। हमने देखा किसी में आईओपी ज्यादा हो रहा है, किसी में आईओपी कम है, तो हमने कब ट्रीटमेंट करना है पेशेंट को, कब ट्रीट करना है ओकुलर हाइपरटेंसिव पेशेंट को, कब ट्रीट नहीं करना है। ठीक है, कब हमने इसके प्रोग्रेशन को चेक करना है, कितने उस पे फॉलो अप हमने करना है, कब हमने ट्रीट करना है। तो ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो प्रोग्रेस कर जाते हैं, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो प्रोग्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इस स्टडी के थ्रू हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीओएजी ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या प्रोग्रेशन रिड्यूस होता है पीओएजी का? प्रोग्रेशन जो है रिड्यूस होता है पीओएजी का, रिड्यूस प्रोग्रेशन ऑफ पीओएजी। एक तो ये इनका एम था, फर्स्ट एम ये था कि वुड ट्रीटमेंट प्रिवेंट द पीओएजी, पीओएजी को प्रिवेंट करता है या नहीं, अगर करता है तो कितने परसेंट में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि कितना परसेंट में प्रिवेंट करता है। ठीक है, अगर करता, अगर प्रिवेंट नहीं करता, और अगर इफ दे प्रोग्रेस, अगर इवन आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट कैन प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस कर रहा है, तो व्हाट आर द डिफरेंट हाई रिस्क फैक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, कितने परसेंट पेशेंट में प्रोग्रेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए OHTS स्टडी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यही पता होना चाहिए कि ये स्टडी किस में हुई थी। दिस स्टडी इज डन ऑन द कोकेजियन, कोकेजियन। ठीक है, कोकेजियंस में, और अफ्रीकन ओरिजिन स्टडी थी, तो उनमें मैक्सिमम लोगों, मैक्सिमम पॉपुलेशन में हुआ था, तो इसीलिए आपने याद रखना इसमें हाइयर होता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। कोकेजियंस में और अफ्रीकन में इट इज मेनली हाइयर। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, दे आर लुक्ड एट द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इन्होंने चेक किया था कि पेशेंट में जो ओकुलर हाइपरटेंशन यानी मोर देन 21 mmHg के पेशेंट थे, उसमें अगर हम देखें ओकुलर हाइपरटेंशन में प्रोग्रेशन इन्होंने चेक किया था बाई विजुअल फील्ड, विजुअल फील्ड करके, और ऑप्टिक नर्व हेड एब्नॉर्मेलिटी चेक करके। ठीक है, ये पहले नहीं, ये 90s की स्टडी है, अभी की स्टडी नहीं है। अभी तो बहुत सारी रिसेंट चीजें आ गई हैं, तो उसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं, प्रोग्रेशन एनालिसिस कर लेते हैं। ये ओल्ड स्टडी है, तो इसीलिए इन्होंने केवल 2 पॉइंट देखे थे, विजुअल फील्ड और ऑप्टिक नर्व हेड एब्नॉर्मलिटी, ये चेक किया था प्रोग्रेशन चेक करने के लिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने रिड्यूस कितना किया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि आईओपी इन्होंने रिडक्शन क्या किया था, स्टडी इन्होंने किया था, गोल देयर स्टडी गोल वाज ऑन आईओपी रिडक्शन, आईओपी रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ 20%, ऑफ 20%। तो ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं बोल देंगे 40% रिडक्शन, कहीं बोल देंगे 30% रिडक्शन। नो, दे हैव ओनली यूज 20, इवन पेशेंट, मेनी पेशेंट कैन प्रोग्रेस आफ्टर 20% रिडक्शन। तो इन्होंने ये चेक किया था कि कितने में प्रोग्रेस कर रहा है, कितने में नहीं कर रहा है, ओनली रिड्यूसिंग 20% ऑफ आईओपी। ठीक है, आईओपी को 20% रिडक्शन के बाद, तो इनका आईओपी ओवरऑल अगर हम मीन आईओपी देखें कितना आया था आफ्टर रिडक्शन 21%, तो मीन आईओपी निकाला था 22.5 प्लस माइनस 9.9 mmHg ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है, ये इनका मीन आईओपी आया था, मीन आईओपी आया था। ठीक है,
ईच एंड एवरी पॉइंट हैव सेपरेट एमसीक्यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपको इसकी डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनका रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था, इनका रिजल्ट ये आया था कि आईयूपी रिडक्शन अगर हम देखते हैं तो अनट्रीटेड पेशेंट में इन्होंने कंपेयर किया था। इन्होंने क्या किया था, ट्रीटमेंट जो दिया था ओकुलर हाइपरटेंशन के जो पेशेंट थे उनको, जिनमें ट्रीटमेंट दिया था, ट्रीटमेंट और अनट्रीटेड पेशेंट, ट्रीटमेंट जिनमें किया था और अनट्रीटेड पेशेंट, अनट्रीटेड पेशेंट, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने ये कंपेयर किया था, ये कंपेयर किया था। तो अनट्रीटेड पेशेंट में ट्रीटमेंट के बाद इन्होंने देखा था कि जो प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन्होंने केवल प्रोग्रेशन चेक किया था, प्रोग्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है 22 पॉइंट, जो रिडक्शन होता है वो 22.5% रिडक्शन होता है। जबकि आईयूपी रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, आईयूपी रिडक्शन की अगर हम बात करें तो कितना रिड्यूस हो रहा है, 22.5% हो रहा है ट्रीटेड ग्रुप में, और केवल 4% रिड्यूस हो रहा है इन द अनट्रीटेड ग्रुप, 4% में आईयूपी रिड्यूस हो रहा है इन द अनट्रीटेड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फॉलो अप किया 5 ईयर, कई सारी स्टडी हुई 5 ईयर, उसके बाद 13 ईयर की भी स्टडी हुई, ठीक है। तो 5 ईयर में इन्होंने कंपेयर किया, इन्होंने देखा कि जो ट्रीटेड ग्रुप है उसमें प्रोग्रेशन चेक किया इन्होंने, प्रोग्रेशन चेक किया। तो 5 ईयर्स में क्या हुआ, जो प्रोग्रेशन देखा था ट्रीटेड ग्रुप में, इन्होंने कितना देखा प्रोग्रेशन, मैक्सिमम ट्रीटेड ग्रुप में इन्होंने देखा 9.5% इन दी ट्रीटेड ग्रुप, और अनट्रीटेड ग्रुप में प्रोग्रेशन कितना हो रहा था, 22.22%। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इन 13 ईयर, एक मिनट, इसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक तो 5 ईयर है, 5 ईयर का पहले देखते हैं, फिर 13 ईयर का देखते हैं। 5 ईयर में इन्होंने क्या किया था, प्रोग्रेशन चेक किया था, प्रोग्रेशन चेक किया था, प्रोग्रेशन चेक किया था, ठीक है। तो 5 ईयर में प्रोग्रेशन चेक किया ट्रीटेड वर्सेज अनट्रीटेड में, ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड में, तो प्रोग्रेशन जो आया था ट्रीटेड अनट्रीटेड का, अनट्रीटेड का और ट्रीटेड का, ठीक है, जिनमें मेडिकेशन दिया था 20% रिडक्शन किया था। तो जिनमें रिडक्शन नहीं किया था उसमें 9.5% रिड्यूस हुआ था प्रोग्रेशन, और जिसमें ट्रीट किया था उसमें 4.4% जो है ट्रीटमेंट ग्रुप में प्रोग्रेशन रिड्यूस हो गया था, ठीक है। यानी देखें डिफरेंस, देखें दोनों में तो कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग ग्लोकोमा डैमेज का हाफ रिस्क हो जा रहा है, हाफ हाफ द रिस्क ऑफ ग्लोकोमा, हाफ द रिस्क ऑफ ग्लोकोमा, किसमें, इन द ट्रीटेड ग्रुप में रिस्क प्रोग्रेशन का एकदम हाफ हो गया है एज कंपेयर टू अनट्रीटेड ग्रुप, ठीक है। यही सेम अगर 13 ईयर में देखें, 13 ईयर का फॉलो अप किया था इन्होंने, उसमें देखा था अनट्रीटेड ग्रुप में 22% चांस है प्रोग्रेशन होने का, और ट्रीटेड ग्रुप में केवल 16% चांस है। इसमें देखो अगर यहाँ पे वो देखें, रेशो देखें तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम रेशो देखें तो लगभग 50% का डिफरेंस है दोनों में, लगभग डबल है, सॉरी 50% नहीं, लगभग डबल है। जो प्रोग्रेशन है वो हाफ हो गया है इस केस में अगर हम देखते हैं 5 ईयर में, और 13 ईयर में अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली 22% होता है अनट्रीटेड ग्रुप में प्रोग्रेशन होने का चांस, और ट्रीटेड ग्रुप में 16। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं इसको डिटेल में इतना बता रहा हूँ। और आपने परसेंटेज ये याद रखनी है, दे विल गिव यू सेपरेटली द परसेंटेज, कि हाँ कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है ट्रीटेड ग्रुप में, कितना अनट्रीटेड ग्रुप में। तो यहाँ तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि इसमें डबल का डिफरेंस है, जो ट्रीटेड ग्रुप है वो केवल 4% प्रोग्रेस हो रहा है, और अनट्रीटेड ग्रुप जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें 10 के आसपास है, ये 10 के आसपास है और ये 5 के आसपास है, यानी डबल का डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे याद रहेगा आपको, आप इजीली रूल आउट कर सकते हैं ऑप्शन अगर आपको दिया है। यहाँ पे 13 ईयर में मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड कम पूछे गए हैं, लेकिन 13 ईयर में आप देखोगे एक तो 20s में है, और यहाँ पे देखो ये 15 के आसपास है, ये 20 के आसपास है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने। 15+1 है यहाँ पे, +1 है, और 20+2 है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखने का एक फंडा है बस, और कुछ नहीं है, ताकि अगर एमसीक्यू आता है तो उसमें आप इजीली रूल आउट कर सके 13 ईयर और 5 ईयर के प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो मीडियन टाइम भी इन्होंने चेक किया था कि मीडियन टाइम ऑफ प्रोग्रेशन कितना हो रहा है दोनों ग्रुप में, एक ट्रीटमेंट जिनको दिया है और एक अनट्रीटेड ग्रुप में, मीडियन टाइम ऑफ प्रोग्रेशन,
ये भी चेक किया था इन्होंने। तो इन्होंने देखा था अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं पेशेंट का तो प्रोग्रेशन जल्दी हो जाता है, 6 ईयर्स में ही प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट कर दिया प्रोग्रेस तब भी होगा, क्योंकि अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर है तो प्रोग्रेस तो करेगा ही करेगा, लेकिन टाइम रिड्यूस हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्रोग्रेशन कर रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे चांसेस रिड्यूस हो गए, ठीक है, इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ग्रुप में जो प्रोग्रेशन होगा वो 8.7 ईयर्स में इन्होंने देखा, 8.7 ईयर्स में। जबकि अनट्रीटेड प्रोग्रेस अर्लियर, अनट्रीटेड वाले अर्लियर प्रोग्रेस कर जाते हैं, जबकि ट्रीटमेंट वाले लेट प्रोग्रेस करते हैं। तो ये डिफरेंस इन्होंने देखा, ठीक है। तो अब देखो प्रोग्रेस दोनों कर रहे हैं, चाहे अनट्रीटेड वाले कर रहे हो तो चाहे ट्रीटेड वाले भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, यानी इन्होंने रिस्क फैक्टर भी आइडेंटिफाई किया कि अगर ट्रीटेड और अनट्रीटेड दोनों ही प्रोग्रेस कर रहे हैं तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन विच यू विल सी दो व्हाट आर द पेशेंट दैट कैन प्रोग्रेस और व्हाट आर द पेशेंट दैट कैन नॉट प्रोग्रेस, ठीक है। तो दोज हु आर लाइकली टू प्रोग्रेस, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिस्क फैक्टर बताया था। पहला रिस्क फैक्टर इन्होंने बताया था एज का, ठीक है। इन्होंने कहा था ओल्डर एज वाले ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, ओल्डर पेशेंट जो है वो ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और मोस्टली जो प्रोग्रेशन है वो लगभग 80 ईयर्स के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 3 to 8 टाइम्स हो जाता है 80 ईयर्स के बाद, ठीक है। और बेसिकली मोर देन 60 ईयर्स में, मोर देन 50 ईयर्स में, ओल्डर एज में चांसेस ज्यादा होता है इन दिस ग्लोकोमा होने के, ओपन एंगल ग्लोकोमा होने के, एज कंपेयर टू अर्लियर एज। दूसरा इन्होंने बेस लाइन आईओपी का बताया था, बेस लाइन आईओपी अगर ज्यादा होगा पेशेंट का, बेस लाइन आईओपी आईओपी ज्यादा होगा, या फिर कप डिस्क रेशियो ज्यादा है पेशेंट की, या फिर पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एबनॉर्मल है, ऑलरेडी पेशेंट हैव द एबनॉर्मल, ऑलरेडी पेशेंट हैव द एबनॉर्मल इन द पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ पेशेंट हैव ऑलरेडी एबनॉर्मल पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन इन विजुअल फील्ड में, ठीक है। कप डिस्क रेशियो अगर हाइयर में होता है पेशेंट का, उसमें चांसेस ज्यादा है इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, पेशेंट के रिस्क अगर है, कप डिस्क रेशियो ज्यादा है तो प्रोग्रेशन होने के चांसेस ज्यादा। आईओपी बेसलाइन आईओपी हाई है तो उस केस में भी ज्यादा होगा, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन विच पेशेंट कैन प्रोग्रेस, दे हैव गिवन आल्सो द फैक्टर सीसीटी, ठीक है। दे हैव गिवन द फैक्टर ऑफ सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, रिड्यूस अगर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस होगी तो दिस इज द मेजर रिस्क फैक्टर है, ये उन्होंने बताया कि ये मेजर रिस्क फैक्टर है। और इस पे क्वेश्चंस भी अलग से पूछे जाते हैं सीसीटी से रिलेटेड कि मेजर रिस्क फैक्टर है तो थिन कॉर्निया इज लाइकली टू प्रोग्रेस। इसमें अगर आप देखेंगे थिन कॉर्निया इज हैविंग अ मेजर रिस्क फॉर प्रोग्रेशन, मेजर रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन। तो इसमें आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि एवरेज कितने होना चाहिए, किससे ज्यादा पे कम हो, कितना सीसीटी में प्रोग्रेशन होने के चांसेस कम है, रिस्क कम है, कितने में रिस्क ज्यादा है। तो इन्होंने कट ऑफ दिया था, इन्होंने जो कट ऑफ दिया था वो ये दिया था, अगर इट इज लेस देन 555 माइक्रोन, अगर 555 माइक्रोन से कम है तो चांसेस ज्यादा है, रिस्क इज ग्रेटर, तो इस केसेस में रिस्क इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 588 है, 588 माइक्रोन है तो रिस्क इज लेस है, ठीक है। तो लोअर रिस्क होगा अगर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस 588 से ज्यादा है, और अगर 555 से कम है तो रिस्क इज ग्रेटर, लोअर देन lower risk you can see in central corneal thickness if it is more than 588, ठीक है। they separately give you the option related to this कि 555 से माइक्रोन से कम है तो चांसेस ज्यादा, ठीक है। लास्ट में आता है रेस कि कौन से पर्टिकुलर रेस के पॉपुलेशन है जिनमें प्रोग्रेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो दे हैव सीन की अफ्रीकन अमेरिकन जो रेस है, अफ्रीकन अमेरिकन रेस जो है, दे हैव मोर चांसेस, अमेरिकन रेस हैव मोर रिस्क, सीम्स टू हैव वर्स, दे प्रोग्रेस मोर, ठीक है। दे हैव हाई रिस्क फॉर प्रोग्रेस, हाई रिस्क फॉर प्रोग्रेस, फॉर प्रोग्रेशन, ये आप लोगों ने याद रखना। तो ये इन्होंने रिस्क दिए थे कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोग्रेस होता है, ट्रीटेड ग्रुप में कितना है, अनट्रीटेड ग्रुप में कितना है, 5 ईयर्स में कितना है, 13 ईयर्स में कितना है, दे हैव गिवन दीज 3 पॉइंट्स, इसमें कितना है प्रोग्रेशन, इसमें कितना है, और रिस्क फैक्टर क्या है, ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Rohan, you can take this question.
In Go on. yes sir, yes sir. In ocular hypertension treatment study, which one of the following statement is most likely to be true? A watch and wait approach is not a reasonable treatment option. In the low risk group at 10 years, IOP lowering treatment reduce the risk of glaucoma by 10% compared to those in the control group. High risk patient who were started on treatment half their risk of glaucoma. Pressure reduction of 35% in the high risk group was a recommended outcome to reduce the risk of glaucoma by 50%. So what should be the answer? Sir, C, sir. हाँ, high risk who were started half their risk, that we have seen कि कितना परसेंट 5 years में अगर हम देखते हैं तो कितना परसेंट वहां पे चांसेस होता है रिडक्शन होने का, दैट वी हैव सीन कि रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ट्रीटेड ग्रुप में कितना परसेंट था, अनट्रीटेड ग्रुप में कितना परसेंट था, आपने ऐसी रिवाइज करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द परसेंटेज इन द ट्रीटेड ग्रुप? इट इज 4.4 4.4 केवल था प्रोग्रेशन होने का, और अनट्रीटेड ग्रुप में इट इज 9%. ठीक है, ये याद रखना है। सेम 13 ईयर का भी आपने याद रखना है। तो हाई रिस्क हूवर स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट, उनमें रिस्क रिड्यूस हाफ देयर रिस्क ऑफ ग्लोकोमा, तो लगभग हाफ हुआ हो गया था इनका रिस्क ऑफ ग्लोकोमा। उसके बाद देखो व्हाई डी इज रॉन्ग, व्हाई डी इज रॉन्ग? प्रेशर रिडक्शन ऑफ 20% सर। 20%, वेरी गुड। ठीक है, केवल इन्होंने OHTS स्टडी में केवल 20% रिड्यूस किया था, 35% रिड्यूस नहीं किया था। नाउ व्हाई बी इज रॉन्ग? A 10-year-old IOP lowering treatment risk of glaucoma by 10% compared to those control group. 10%. Is it 10 year or we have followed it for 5 year or 13 year? 5 और 13 था, not 10 year। ठीक है, तो ये याद रखना। वेट एंड वॉच, देखो यहाँ पे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर लो रिस्क ग्रुप है, जहाँ पे हमने जो रिस्क फैक्टर पढ़े थे ना कि अगर यंगर एज ग्रुप है, बेसलाइन IOP भी कम है, CCT भी नॉर्मल है, अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, तो दे आर द लो रिस्क ग्रुप। तो लो रिस्क ग्रुप में हमें ट्रीटमेंट नहीं देना है, ये उन्होंने बताया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लो रिस्क ग्रुप है ये क्यों, ये हाई रिस्क ग्रुप क्यों दिया था इन्होंने, ये बताया था कि पेशेंट को अगर हाई रिस्क ग्रुप है देन यू कैन गिव द ट्रीटमेंट, अगर नहीं है हाई रिस्क ग्रुप तो नो नीड ऑफ गिव द ट्रीटमेंट, इवन पेशेंट हैव द ओकुलर हाइपरटेंशन है, अगर रिस्क फैक्टर ज्यादा नहीं है तो देर इज यू कैन डू द वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच कर सकते हैं इन लो रिस्क ग्रुप। लो रिस्क ग्रुप में आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप में यू कैन एक्टिवली गिव द ट्रीटमेंट एंड यू कैन फॉलो अप कराएंगे हाई रिस्क ग्रुप में पेशेंट को बाय एंड यू कैन एग्जामिन द पेशेंट द ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस एंड विजुअल फील्ड आप लोगों ने कराना है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, यही इसमें ऑप्शन ए में बताया गया है, वेट एंड वॉच करना है अगर लो रिस्क ग्रुप है। ठीक है, अगर हाई रिस्क ग्रुप है देन यू विल गो फॉर द ट्रीटमेंट के लिए जाना। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Chinmay, you can take this question. The ocular hypertension treatment study examined the risk of developing primary open-angle glaucoma in patients with elevated intraocular pressure. Which one of the following were their main findings? Medical therapy reduced IOP by approximately 20% and was associated with a reduction in risk of developing POAG from approximately 10 to 5%. Medical therapy reduced IOP by approximately 20% and was associated with a reduction of risk of developing POAG from approximately 20% to 10%. Medical therapy reduced IOP by approximately 30% and was associated with a reduction in risk of developing POAG from approximately 20% to 10%. Medical therapy reduced IOP by approximately 42%
and was associated with a reduction in risk of developing POEG from approximately 10% to 5%. तो देखो, you can see they have more and more interested in the percentages only. That's why I am giving the so much emphasis on the percentage. Then what should be the answer of this question? There are, D is not the answer. very good. D is not the answer because why? Can you explain why D is not the answer? They will not use the reduction of 42%. How much percentage they have used? 20%. 20%. So this is wrong. Okay. Which then third one is also wrong because they have given the 30%. Not 30%, it is only 20%. Either answer is A or B. Simple. What should be the answer? B. Answer B. Is it B? They have reduction is reduced uh, between 10 to 20, 5 to 10% or 20 to 10 to 20%. 9 to 4.5 sir. Yeah, 9 is approximately 10. 9 point अगर हम देखें हमारा जो वो था अनट्रीटेड ग्रुप में 9.5 था और ट्रीटेड ग्रुप में कितना था 4.4 था. तो इज इट इक्विवेलेंट टू दिस और इज इट इक्विवेलेंट टू दिस? A. ए. ठीक है. तो ये देखो, ये थोड़ा सा ये लोग घुमा सकते हैं. तो यू शुड नो कि हाँ कि किसके अराउंड में है. देखो 10% इन्होंने दिया है, 9.5 के इक्विवेलेंट है और 5% 4 के इक्विवेलेंट है. तो 5 ईयर में मैंने बार बार यही बता रहा हूँ, 5 ईयर के फॉलो अप में दे हैव सीन की अनट्रीटेड ग्रुप में दे हैव सीन 9.5%. ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और 4.4% प्रोग्रेशन था ट्रीटेड ग्रुप में, ये अनट्रीटेड ग्रुप में. सेम 13 ईयर्स में अगर हम देखें, 13 ईयर्स में देखें तो अनट्रीटेड ग्रुप में जो परसेंटेज था वो 22% था अनट्रीटेड ग्रुप में प्रोग्रेशन का, और ट्रीटेड ग्रुप में 16% था. ठीक है. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. तो मोर अप्रोप्रिएटली इफ यू विल गो फॉर दिस 10% और 5% आएगा. अगर यहाँ 15 भी देता ना और यहाँ 20 देता, यहाँ 15 भी देता, देन यू कैन सी कि हाँ ये हो सकता था. बट फॉर द 13 ईयर अगर ओवरऑल, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ओवरऑल इन्होंने ईयर नहीं दिए, 13 है या 5 है, तो मोस्टली यू विल गो फॉर द 5 ईयर. समझ में आई बात? यू Yes, विल sir. नॉट गो फॉर द 13 ईयर, यू विल गो फॉर द 5 ईयर फॉलो अप. क्लियर? Yes, sir. क्लियर. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. तो दिस इज रिलेटेड टू दिस ओकुलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट ट्रायल. मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं. कितना प्रोग्रेशन हुआ, हाई रिस्क के पेशेंट कौन कौन से हैं, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा वन मोर स्टडी द EMGT ट्रायल इज ऑल्सो देयर फॉर द ग्लोकोमा, but that is for the manifest glaucoma, that is the early manifest glaucoma study. For that we'll see the next question. Okay, Rohini, you can take this question. Yes, sir. The early manifest glaucoma study found that which one of the following is most likely to be true? A thick cornea means that the glaucoma is more likely to progress. Pseudoexfoliation was a risk factor for progression. Treating glaucoma does not help to prevent progression. Treating ocular hypertension significantly reduces the risk of developing glaucoma. Sir, D is the answer, sir. No, not D. Okay, I'll explain first what is EMGT trial, then you can answer it correctly. ठीक है. तो देखो उसमें हमने देखा था पेशेंट को नॉर्मल था. जो हमने ओकुलर हाइपरटेंशन स्टडी देखी थी, ओकुलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्टडी देखा था, OSTS ट्रायल देखा था, उसमें क्या था, पेशेंट को ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल थी, ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल थी, विजुअल फील्ड नॉर्मल था. ठीक है. यानी पेशेंट को केवल IOP रेज था, मोर देन 21 mmHg IOP था. तो उसके लिए OSTS स्टडी आई. अर्ली मैनिफेस्ट, देखो यहाँ पे नाम ही बता रहा है अर्ली मैनिफेस्ट, यानी शुरुआत में आपको चेंजेस दिखाई देंगे. अर्ली और मॉडरेट ग्लूकोमा अगर पेशेंट को है, अर्ली और मॉडरेट POAG है पेशेंट को, मॉडरेट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है, तो उसके लिए स्टडी आई थी EMGT स्टडी, EMGT स्टडी. ठीक है. अर्ली मैनिफेस्ट ग्लूकोमा स्टडी. दे लुक्ड एट द नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज इफ पेशेंट won't be treated. अगर पेशेंट ट्रीट नहीं होता है तो what should be the natural course of disease they have seen in the early or moderate primary open angle glaucoma. ठीक है. तो इनकी ये स्टडी भी आपको पता होनी चाहिए. आई विल एक्सप्लेन दिस स्टडी हियर कि इन्होंने अर्ली और मॉडरेट ग्लोकोमा के पेशेंट में ये स्टडी की थी. अर्ली और मॉडरेट ग्लोकोमा के पेशेंट में, POAG के पेशेंट में ये स्टडी की थी.
तो सेम इन ये स्टडी भी वही हुई थी कोकेजियंस में ये स्टडी हुई थी और अफ्रीकन में स्टडी हुई थी, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट लिए थे कोकेजियन वाले, और तो देखा गया उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। आईओपी यहाँ पे कितना लिया था, आईओपी का इसमें जो इंक्लूजन क्राइटेरिया लिया था वो 30 mmHg लिया था, 30 mmHg। और मीन डेविएशन जो था उसको लिया था मोर देन 16 डेसिबल, ठीक है। जैसे मैंने OSTS स्टडी के पैरामीटर बताए थे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेम इस स्टडी के भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप वहां पे 5 ईयर और 13 ईयर किया था, यहाँ पे 6 ईयर का फॉलो अप था, ठीक है। 6 ईयर्स का फॉलो अप था पेशेंट का। वहां पे अगर 513 नहीं याद रखना, एक याद रखना 5 ईयर्स का याद रखना वहां पे, ठीक है। कोई भी अगर पूछा जाता है विदाउट गिविंग द ईयर, देन यू कैन गो फॉर द 5 ईयर। उसके बाद देखो यहाँ पे भी इन्होंने देखा अनट्रीटेड पेशेंट में प्रोग्रेशन होने के चांसेस कितने हैं और ट्रीटेड पेशेंट में कितने हैं। अनट्रीटेड पेशेंट में प्रोग्रेशन होने के चांसेस कितने हैं वर्सेस ट्रीटेड पेशेंट में प्रोग्रेशन होने के चांसेस कितने हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो अनट्रीटेड पेशेंट है उसमें प्रोग्रेस हो जाता है 48 मंथ्स में, यानी 4 ईयर्स में प्रोग्रेशन हो रहा है अगर पेशेंट इज नॉट ट्रीटेड ऑफ अर्ली टू मॉडरेट प्राइमरी ओपन एंगल, तो प्रोग्रेस होगा विद इन 4 ईयर और दिस 48 मंथ्स में। जबकि ट्रीटेड में 66 मंथ में प्रोग्रेस हो रहा है, 66 मंथ्स में प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। यानी 5 to 6 ईयर की हम बोल सकते हैं, 5 to 6 ईयर, यानी डिले इन द प्रोग्रेशन, डिले इन द प्रोग्रेशन इन द ट्रीटमेंट ग्रुप, इन द प्रोग्रेशन इन द ट्रीटेड ग्रुप। अब देखो प्रोग्रेस डिले हो रहा है, 66 मंथ में डिले प्रोग्रेस हो रहा है, ये 48 मंथ में प्रोग्रेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी। लेकिन प्रोग्रेस तो कर रहा है, चाहे डिले है लेकिन प्रोग्रेस तो कर रहा है। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर दैट कॉजेज द प्रोग्रेशन ऑफ द ग्लोकोमा। तो इन्होंने भी रिस्क फैक्टर बताए थे, लेकिन उससे पहले आईओपी रिडक्शन कितना किया था इन्होंने, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑन ट्रीटमेंट दे हैव रिड्यूस्ड आईओपी अराउंड 25%, 25% रिडक्शन आईओपी हुआ था। और रिस्क का रिडक्शन हुआ था, दे रिड्यूस द इट रिड्यूस द रिस्क बाय द 50%, 50% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन का रिड्यूस हुआ था रिस्क कितना 50%, और आईओपी रिडक्शन कितना हुआ था 25। और जबकि उसमें देखें OHTS में उसमें कितना रिड्यूस हुआ था आईओपी 20%। 20%, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बस चेंज आया, इसमें 25% आया, उसमें 20% था, ठीक है। और प्रोग्रेशन जो फॉलो अप पेशेंट है उसमें प्रोग्रेशन कैसे चेक किया था, उन्होंने भी सेम वही विजुअल फील्ड एनालिसिस किया था और ऑप्टिक नर्व हेड एनालिसिस किया था, ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि जो कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटेड ग्रुप है और अनट्रीटेड ग्रुप है, तो उस केसेस में कितना परसेंट प्रोग्रेस हो रहा है, दे हैव सीन बाय यूजिंग द विजुअल फील्ड और ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस। तो उन्होंने देखा था जो प्रोग्रेशन है 45% हो रहा है ट्रीटेड ग्रुप में, ठीक है, ट्रीटेड ग्रुप में, और 62% प्रोग्रेशन हो रहा है अनट्रीटेड ग्रुप में, ठीक है। यानी कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा प्रोग्रेशन हो रहा है 62% में, कितने ईयर के बाद 6 ईयर्स के बाद, और जबकि 6 ईयर्स के बाद 45% केवल प्रोग्रेशन हो रहा है किसमें, इन दी ट्रीटेड ग्रुप, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पे रेशो क्या है जो हमने देखा था वहां पे OHTS में, हमने देखा था 5 ईयर्स के बाद जो हमारा था वो 9.5 था अनट्रीटेड ग्रुप में, और 4% था हमारा ट्रीटेड ग्रुप, 4.4 था ट्रीटेड ग्रुप में। वो यहाँ पे 6 ईयर्स के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अनट्रीटेड ग्रुप में 62% है और ट्रीटेड ग्रुप में 45%, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हाई क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट है द ग्लोकोमा और अर्ली और मॉडरेट ग्लोकोमा। यहाँ कम क्यों था, क्योंकि पेशेंट को केवल रेज्ड आईओपी था ओनली, देयर इज नो एनी ग्लोकोमेटस चेंज। समझ आए बात समझ आई सबको, इज इट Yes, क्लियर sir. टू ऑल ऑफ यू। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे डिले हो रहा है ट्रीटमेंट के बाद और अर्ली आ रहा है अनट्रीटेड पेशेंट में, लेकिन आ रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है। तो प्रोग्रेशन के लिए इन्होंने रिस्क फैक्टर बताए थे, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर ड्यू टू विच पेशेंट इज लाइकली टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि पेशेंट को अगर मीन आईओपी, इसके लिए इंपोर्टेंट होता है, मीन आईओपी अगर हाइयर है पेशेंट का तो उस केसेस में उसका प्रोग्रेशन जल्दी होगा। दूसरा इन्होंने लिया था सूडो एक्सफोलिएशन, जो उसमें नहीं लिया था, OHTS ने नहीं लिया था, OHTS स्टडी में नहीं लिया था। उन्होंने ये बताया था सूडो एक्सफोलिएटिव पेशेंट आर हाई रिस्क फॉर द प्रोग्रेशन।
हाई रिस्क रहेगा सूडो एक्सफोलिएटिव पेशेंट में। और लो बीपी के लिए इन्होंने कमेंट किया था, इन्होंने कहा था लो बीपी मे बी अ रिस्क फैक्टर, इज ऑल्सो एन अनदर रिस्क फैक्टर, ऑल्सो इज ऑल्सो another risk factor, another risk factor for normal tension glaucoma। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, ये 3 रिस्क फैक्टर इन्होंने बताए थे अकॉर्डिंग टू द EMGT ट्रायल। तो इन्होंने इंक्लूड किया था सूडो एक्सफोलिएटिव ग्लोकोमा को कि दे आर मोर दे आर हैविंग हाई रिस्क फॉर द प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो बीपी से ग्लोकोमा का रिलेशन उतना नहीं है, दे हैव लिटिल इम्पैक्ट बट दे कैन हैव द इम्पैक्ट ऑन द ग्लोकोमा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो रोल है बीपी का, वो रोल अगर कंपेयर किया जाए जिनका रोल हाई है, जैसे मान लीजिए CCT से कंपेयर किया जाए कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, और बीपी में कंपेयर किया जाए तो मेजर जो इम्पैक्ट होता है वो सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस का होता है, मेजर इम्पैक्ट जो होता है वो CCT का होता है। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें बीपी का ये माइनर रोल है, माइनर रोल है, बट इट मे बी अ रिस्क फैक्टर। वाई? क्योंकि अभी जो रिसेंट ऑनगोइंग रिसर्च है दैट इज द ओकुलर परफ्यूजन प्रेशर, इट विल डिक्रीज द ओकुलर परफ्यूजन प्रेशर, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व हेड जो है उसमें डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्लोकोमा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अर्ली मैनिफेस्ट ग्लोकोमा ट्रायल? Yes, sir. Yes, नाउ रोहिणी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। sir. Answer is B. Pseudo exfoliation was a risk factor. वेरी गुड, आंसर इज बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज बी। थिक कॉर्निया ये हमें पता ही है, थिन कॉर्निया हैविंग द मोर चांसेस ऑफ ग्लोकोमा। ट्रीटिंग ग्लोकोमा डज नॉट हेल्प, इट डज हेल्प द प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो 6 years में मुझे बता दो जल्दी कितना % प्रोग्रेस कर रहा था अनट्रीटेड ग्रुप में और कितना प्रोग्रेस कर रहा था ट्रीटेड ग्रुप में, जल्दी से बता दो। 45%, 45%. 62%. वेरी गुड, 62%. अनट्रीटेड ग्रुप में 62% था और ट्रीटेड ग्रुप में 45% केवल प्रोग्रेशन था। ठीक है, ट्रीटिंग ओकुलर हाइपरटेंशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा। ट्रीटिंग ओकुलर हाइपरटेंशन सिग्निफिकेंटली Yes. सिग्निफिकेंटली आईओपी रिड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ओकुलर हाइपरटेंशन का ये इन्होंने लिया ही नहीं था, दे हैव टेकन द अर्लियर मॉडरेट PUAG। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दिस द आंसर शुड बी द बी, बी आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, now we'll move to the next question. Umesh, you can take this question. Umesh, are you there? Umesh, are you there? Not there? Okay, Rohan, you can take this question. Regarding the Regarding the EMGT, I'll explain, then you can EMGT answer finding, this. which EMGT one of the finding, which one of the following is most following likely to be true? Okay, now you can read the options and then you can answer. progression of visual field defects occurred in 45% of the untreated patients. Progression of visual field defects occurred in 62% of the treated patients. The treatment group had their intraocular pressure reduced by 24%. The treatment group had their IOP reduced by 40%. So I have explained what should be the answer. Sir, the treatment group had the intraocular pressure reduced by 24%. 20? 25%. 25%. Treated group have the intraocular pressure reduced by the 25%. ठीक है, now we'll see visual field defect occurred in 45% of untreated. It is 45 in untreated patient. 62. 62, वेरी गुड। देखो इन्होंने घुमा दिया ना, तो ऐसे ही आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज नॉट 45, दिस इज द 62। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट अकर्ड इन 62% ऑफ ट्रीटेड पेशेंट, नो इट इज 45. 45। ठीक है, तो देखो इन्होंने परसेंटेज पे घुमाया हुआ है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज आस्क्ड इन योर ICU एग्जाम, प्रीवियस ICU एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखो ट्रीटमेंट ग्रुप हैड देयर इंट्राओकुलर प्रेशर रिड्यूस्ड बाय 40%, नो इट इज नॉट 40%, IOP रिडक्शन इज 25%। ठीक है, risk is reduced by the for 50%, risk of progression is reduced by 50%, 50% reduction is the progression। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है दैट यू शुड नो। ठीक है,
Now we'll move to the next question. Question 11. Now we'll see what are the risk factor of POAG. POAG से related risk factor पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में, उसके बाद साइन एंड सिम्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो फर्स्ट विल सी द रिस्क फैक्टर क्वेश्चन. फर्स्ट चिन्मय, you can take this question number 11. Which one of the following is not a risk factor for POAG? Topical corticosteroids response, African American heritage, positive family history, diabetes mellitus. D. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus is not a risk factor for this POAG. No, sir. Why? Only hypertension is a risk No, factor. no. Diabetes, that is only in case of that OHTS trial. That EMGD or OHTS will tell कि diabetes maybe hypertension is the risk factor. But overall अगर POAG में अगर हम देखें तो diabetes is also, because it will also causes the microangiopathy of the optic disc ना. तो diabetes is also a risk factor. If you will see the overall risk factor for POAG, so how you will remember overall risk factor for POAG? You can easily remember the mnemonic frame OD. Frame OD. This is the mnemonic for your risk factor for the POAG. Risk factor for POAG. What is the F in stands for in frame? Family history. Positive family history है. That there you can see the high risk for the POAG. R for race involvement, सेम वही अफ्रीकन अमेरिकन रेस हो गई. उसके बाद एज ग्रुप, मोर एज ग्रुप, हायर एज ग्रुप हैव हाई चांस ऑफ द प्रोग्रेशन. उसके बाद एम याद रखना है. एम इज द मायोपिक पेशेंट. मायोपिक पेशेंट में चांसेस ज्यादा है कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होने की. उसके बाद ओ अगर हम देखें ओकुलर हाइपरटेंशन. ओकुलर हाइपरटेंशन अगर है मोर देन 21 mg IOP है. लास्ट में डी है डायबिटीज. Diabetes is also a risk factor for this. If you will read the carefully the risk factor for POAG, the diabetes also comes under this. Now, Answer is A, sir. Topical. why answer is A? It causes secondary Very good. glaucoma. It causes the secondary. Here is the catch. They are asking about the primary open angle glaucoma. Primary. देखो माइनर सा डिफरेंस है. इफ यू विल अप्रिशिएट देन इजीली यू कैन आंसर इट करेक्टली. प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जबकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉजेज सेकेंडरी ओपन एंगल. ठीक है, ये है अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज. मैंने बताया इनमें चांसेस ज्यादा होता है. पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, इसमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो इनके टाइम कितने टाइम्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन इन फैमिली हिस्ट्री. दे विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. ठीक है, तो अफ्रीकन अमेरिकन यू कैन सी 5 to 8 टाइम्स हायर चांसेस देन द नॉर्मल पॉपुलेशन. टाइम्स हायर इंसिडेंस देन द व्हाइट्स. हायर इंसिडेंस देन इन व्हाइट्स. इन व्हाइट के कंपैरिजन में इनमें 5 to 8 टाइम्स ज्यादा इंसिडेंस होता है. सेम वही अगर हम पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो 5 to 6 टाइम्स हाई ग्रेटर रिस्क रहता है अगर फैमिली हिस्ट्री है ग्रेटर रिस्क देन नॉर्मल पॉपुलेशन. 5 to 6 टाइम्स ग्रेटर रिस्क देन नॉर्मल पॉपुलेशन. नॉर्मल पॉपुलेशन. ठीक है, ये याद रखना. इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्स ये हमने देख लिया, इसमें सेकेंडरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है. देयर आर other risk factor also. One is the age से related other risk factor for the primary open angle glaucoma is the age याद रखनी है. एज मोर देन 50 में अधिकतर ये पाया जाता है. ये आप लोगों को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा मिलेगा. बट यू कैन सी द प्रिवलेंस इज हायर इन केस ऑफ द इफ पेशेंट इज मोर देन 80 years एज कम्पेयर टू 40 year old. ठीक है, तो कितना परसेंट प्रिवलेंस बढ़ जाता है 80 years से ज्यादा अगर है. प्रिवलेंस जो देखा गया है इट इज 3 to 8 टाइम्स. देखो इसमें ये टाइम्स हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रिवलेंसेस हो गया. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ MCQ कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया. तो ये जो मैं बता रहा हूँ कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है व्हाइट्स में, अफ्रीकन अमेरिकन में एज कम्पेयर टू व्हाइट्स, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री में, प्रिवलेंस कितना है ओल्डर एज का. तो दे आर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस. ठीक है, तो अगर हम देखें प्रिवलेंस इज हायर कितना 3 to 8 टाइम्स हायर होता है प्रिवलेंस. किसमें टाइम्स हायर एट 80 years या अबव 80 years. 80 years ऑफ एज ग्रुप में देन द 40 years. 40 year के कंपैरिजन में 80 years में 3 to 8 टाइम्स ज्यादा चांसेस हो जाते हैं ग्लोकोमा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होने के. ठीक है,
दूसरा हमने डी देखा था, डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। इसमें भी माइक्रो एंजियोपैथी होती है, तो वहाँ पे ऑप्टिक न्यूरोपैथी कैन कॉज बाय द माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, थर्ड इज द हाई मायोपिया। इट इज नॉट ओनली द मायोपिया, इट इज द हाई मायोपिया। और हाई मायोपिया हम कब बोलते हैं? व्हेन वी विल कॉल द More हाई मायो, मोर देन 6 6 डायप्टर, diet. -6 डायप्टर से ज्यादा होता है, तब हम हाई मायोपिया बोलते हैं। तो इसमें भी आपसे पूछा जाता है कितने परसेंट चांसेस हैं यहाँ पे पीओएजी होने के, तो मोस्टली 15 to 17% चांसेस होते हैं, प्रिविलेंस होता है फॉर द पीओएजी, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। 15 to 17% चांसेस होता है। इसके बाद लास्ट आता है, लास्ट माइनर फैक्टर है। अगर हम एज को देखें, मायोपिया को अगर हम देखते हैं, तो इट कम्स अंडर द मेजर फैक्टर, मेजर रिस्क फैक्टर में आता है। जबकि लास्ट आता है वेस्कुलर डिसीज। अब वेस्कुलर डिसीज में हमने जो देखा था, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गया, ये डिसीज आते हैं इन द माइनर माइनर केसेस में। दे कैन अफेक्ट दी दिस, दे कैन कॉज दी, दे कैन एक्ट एज ए रिस्क फैक्टर फॉर दी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, बट दे आर द माइनर रिस्क फैक्टर, ठीक है। मायोपिया को अगर हम देखते हैं, इट कम्स अंडर द मेजर रिस्क फैक्टर, मेजर रिस्क फैक्टर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसमें माइनर क्यों आ रहा है, मैंने बताया अभी रिसेंट रिसर्चेज चल रही है वेस्कुलर डिजीज में, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन ऑकुलर परफ्यूजन प्रेशर, इसकी वजह से इट कैन कॉज दी ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज करा सकता है। लेकिन उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट अभी तक नहीं पता कर पाए हैं इसका, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट मायोपिया है मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Umesh, are you there now? Umesh, are you there or not? Not there. Okay, Rohini, you can take this. Yes, regarding risk factor for primary chronic open angle glaucoma, which one of the following statement is most likely to be correct? Individual with a parent or sibling affected have a 50% chances of developing a POAG themselves. The prevalence is 3 to 8 times higher at 80 years than at the 40 years old. The prevalence is higher in those of the North European descent than those in the African descent, and the prevalence of POAG in myopsy is about 30% at age 55. Sir, B is the answer. Prevalence is 3 to 8 times Very higher good. at 3 to 8 times higher than the 40 years. इसमें PUAG के chances बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब now can you tell me what is wrong in the C में wrong क्या है? Why it is wrong? Prevalence is higher not in the North European. Where prevalence is higher? African अफ्रीकन, African. ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन में, अफ्रीकन, ये भी आपको पता होना है, अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज में इट इज हायर, ठीक है। प्रिविलेंस ऑफ पीयूएजी इन मायोप्स इज नॉट 30%, इट इज अराउंड 15 to 15 to 17%। 7. वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में देखें, इंडिविजुअल विद अ पेरेंट सिबलिंग अफेक्टेड हैव अ 50% चांस ऑफ डेवलपिंग पीयूएजी देमसेल्फ, नॉट चांसेस विद इन देमसेल्फ में नहीं होता, दे आर कंपेयर्ड विद इन नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर अगर हम करते हैं, तो 5 to 6 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, अगर हम देखते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग, ठीक है। तो दिस शुड बी योर, सी शुड बी योर आंसर, सी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ये आप लोगों ने याद रखना है रिलेटेड टू दिस पीओएजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन विल कंक्लूड दिस क्लास। ओके, दिस क्वेश्चन, उमेश, आर यू देयर? Again, not there. Yes, Rohan, sir. you Yes, can, sir. okay, okay. Yes, sir. Now you can take this question. Sir, in POAG, which of the following statements is most likely to be true? CCT is reduced in most cases. Control of systemic blood pressure is important in treatment. Family history is irrelevant for diagnosis, or it is more often seen in patients with myopia than hypermetropia. So D. Yeah, very good. Yeah, answer is D. Myopia में ज्यादा मिलेगा, because I have told you कि major risk factor is the myopia. Myopia major risk factor में आएगा, तो myopic में you can see the more chances of this POAG than the hypermetropic. Family history is irrelevant. Is it irrelevant or having some relevance? Sir, relevance, sir. How much relevance it have?
सर 5 to 6 around times 5 greater times. है, 5 to 6 times greater risk है than the normal population. ठीक है. Control of systemic BP is important in the treatment. No, will not so important for the treatment, but we can go. Nocturnal hypotension may be important, but हाँ, ठीक है, but not so important for the systemic BP control. It is not more important for this as compared to this myopia. ठीक है. Central corneal thickness is reduced in no, most of the cases में central corneal thickness is not reduced. Ocular hypertension study में उन्होंने बताया था कुछ कुछ पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें central corneal thickness may be a risk factor, not reduced in most of the cases. ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन वो दे सकते हैं, बट दे विल चेंज द स्टेटमेंट को अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो आप लोगों ने ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है. यहाँ पे तो आंसर ये आ गया, तो लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया कि सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस मे बी अ रिस्क फैक्टर, तो आंसर ये भी हो सकता है. ठीक है. यानी दे कैन चेंज द फैमिली हिस्ट्री में भी रिलेवेंट चेंज कर सकते हैं. सिस्टमिक बीपी में have the minor role in the management of this. So by this way I have discussed each and every option in detail कि आप लोगों को अगर कैसे भी पूछा जाए चेंज करके then you can answer easily. ठीक है, और करेक्टली. ठीक है. So this is all related to the POAG as well. We have seen the EMGT trial and ocular hypertension study. This is for today's class. Rest other part like sign and symptom of POAG, primary angle closure glaucoma, other primary glaucomas, other risk factor and other sign and symptom will discuss in the next class. यहाँ तक अगर किसी को कोई confusion हो then you can ask.